सीएनबीसी आवाज पर अब आमने सामने हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी। एक ऐसा बजट आया है जिसके बारे में पहला एहसास ये हुआ कि एक अच्छा बजट है, गांव गरीब भारत का बजट है, प्रो पुअर बजट है। और दूसरी कमेंट्री ये आई कि पैसे वालों को ये बजट अच्छा नहीं लगा। ये दूसरी हेडलाइन भी इस सरकार को सूट करती थी, सरकार को यही हेडलाइन चाहिए थी। पहला सवाल जयंत सिन्हा साहब आपके लिए है मेरे पास, और वो ये है कि दरअसल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और वोटर आउटरीच कार्यक्रम है। आप सहमत होंगे? नहीं, मैं तो कहूंगा कि एक संतुलित बजट है और एक प्रभावशाली बजट है। देखिए, ये जो बजट है ये भारत के लिए भी बजट है और एक इंडिया के लिए भी बजट है, और इसका बैलेंस जो करना था हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। आपको तो मालूम ही है कि गांव गरीब किसान के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर जो मॉडर्न 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। पहली बात तो ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो सब लोग कह रहे थे कि 3.5% पे रखना है, वो फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने 3.5% पे बरकरार, जो हम लोगों ने फिस्कल कंसोलिडेशन हम लोगों ने कहा था करेंगे, वो हम लोगों ने किया है। साथ साथ हम लोगों ने जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी वहां हम लोगों ने सुधार लाया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम लोगों ने पूरी तरीके से लिबरलाइज किया है। हम लोगों ने कहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं उसको हम लोग 25% पे हम लोग ले आएंगे। जो एग्जेम्पशन का रोड मैप है वो हम लोगों ने दिखा दिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति जो हम लोग टैक्स में लाए हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो विवाद जो फंसे हुए हैं आज के समय टैक्स प्रणाली में, उसके रेजोल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने क्रांतिकारी कदम लाए हैं। मैं आपको ये आंकड़े बता दूं कि आज के समय करीब 3 लाख अपील पेंडिंग है, जिसमें 5.5 लाख करोड़ की रकम भी पेंडिंग है जी। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की है जी, हमारा विश्वास है, भरोसा है कि ये 5.5 लाख करोड़ का जो पैसा जो इस समय है इसका सेटलमेंट होगा और उससे भी हम लोगों को काफी फायदा होगा। तो आप देखें, जैसे मैंने कहा कि ये भारत का भी बजट था और ये इंडिया का भी बजट था। बहुत बढ़िया। इस पर एक जगह से शुरू कर देते हैं। आपने जो कहा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का बड़ा काम किया है, हमारे साथ वकील साहब हैं सिंघवी साहब। इनफैक्ट नंबर को देखें तो ये कोई कह सकता है कि रेवेन्यू कहां से लाएंगे और डिमांड पिकअप होगी कि नहीं होगी ताकि इन्वेस्टमेंट का चक्र चालू हो, इस पर तो हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा किस्सा है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करके 5-5.5 लाख करोड़ नहीं, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ भी अगर ये सरकार निकाल लेती है तो पिछली बार तेल ने इनका काम बहुत अच्छे से मदद कर दी इनकी, इस बार ये टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इनकी मदद कर देगा। ये आइडिया पहले से डिस्कशन में था, लेकिन इस बार ये लोग एक्चुअली करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि इट इज वेरी स्मार्ट मूव। देखिए, किसी भी मूव की स्मार्टनेस या उसका प्रभाव उसके परिणाम के ऊपर आधारित होता है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से इस बजट में वायदों की एक बहार लगाई गई है और एक भविष्य की सब्ज़बाग बनाए गए हैं, वो सच्चाई जब होगी, जिस दिन होगी, और मैं समझता हूं उसमें से बहुत सारी सच्चाइयां नहीं हो सकती, तब बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि 5.5 लाख करोड़ अटके हुए हैं, उनको कम करें, उसी प्रकार से एक वायदा है कि हम कृषकों की इनकम को डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे। अब मैंने इस पूरे बजट में कहीं नहीं पाया इस जबरदस्त वायदे के लिए कोई भी पुरजोर समर्थन करने वाले तथ्य। उसी प्रकार से 5.5 लाख करोड़ की जो डिस्प्यूटेड अमाउंट्स हैं या कई लाख केसेस हैं, ये बनाना आसान है, लेकिन अभी आपको एक वोडाफोन के केस में, एक केस में आप उसका हल नहीं कर सके। ये सिर्फ कहना कि वो हमने कानून पास किया था, हमारे पास न तो, जैसा कि आज पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, चिदम्बरम जी ने, कि न तो हमारे पास बहुमत था उसको हटाने का, दूसरा चूंकि हमने शुरुआत में वो पास किया था और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने हटाया, उसको निरस्त किया जी, तो हम अगर उसके ऊपर कुछ करते तो शायद हमारे ऊपर संदेह पड़ता। तो इतने बड़े चीज को तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हटा नहीं पाए एक सिंगल केस में। ये आपने बनाए हैं, इसमें आपने कितना डिस्कशन दिया है, कितना आपने अधिकार क्षेत्र दिया है, और इसका एक्चुअल कितना प्रभाव होगा, परिवर्तित कितना होगा तथ्यों पे, वो देखना अभी बाकी है।
मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि मेरा भी एग्जाम है, मेरे को भी 125 करोड़ लोग जज करने वाले हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर सिर्फ उसी एग्जाम के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री अपना कार्ड रखेंगे तो ज्यादा सफल माने जाएंगे। तीनों बजटों में उनका काफी असफलता रही है। मुझे ये बड़ा रोचक लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, कितना इन्होंने विरोध किया, कितना निंदा की मनरेगा की, आधार की, विपक्ष में की और सत्तारूढ़ होने के बाद की, पुरजोर तरीके से की, व्यापक रूप से की। जी आज जो कहावत है अंग्रेजी में, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, जी, तो ये अच्छा लगता है सुनने में कि मनरेगा अचानक इतनी प्रभावशाली स्कीम बन गई है, जी, आधार इतना महत्वपूर्ण बन गया है। आप देखिए पर्चे उठा के जब विपक्ष में थे और उसके बाद सत्तारूढ़ होने के कई महीनों बाद भी, ये कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत जबरदस्त। जी जी, सिन्हा साहब, सिंघवी साहब कह रहे हैं आज अपनी पार्टी यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब दोनों ने कहा है कि इसमें कोई बड़ा आइडिया नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे आइडियाज कोई आप आगे बढ़ा रहे हैं जिसको पहले निंदा करते थे, आधार हो या नरेगा। और तीसरी बात यह है कि चैलेंज है इंप्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का। जाहिर है कि आप सिंघवी साहब की बात का जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने 3 बिंदु आपने उठाए हैं, तीनों का मैं पूरी तरीके से जवाब देता हूं। पहली तो बात है कि जो हम लोग कर रहे हैं इसमें कोई बिग आइडिया नहीं है, कोई ब्रेक थ्रूज नहीं है। मैं बड़े खुशी से माननीय सिंघवी जी को एक पन्ना भेजना चाहता हूं जिसपे हम लोगों ने 15 गेम चेंजिंग रिफॉर्म इनिशिएटिव्स की जिक्र की है। मैं उनको बड़े खुशी से भेज दूंगा, पर उनमें से हैं चीजें जैसे कि हमने कहा है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लाने वाले हैं, 1 लाख रुपए का कवर होने वाला है, हम लोग गैस का चूल्हा देने वाले हैं, हम लोग कंसोलिडेशन करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है वो हम लोग उसको बदलने वाले हैं, जो डीप वाटर और हाई प्रेशर वाला जो है। हम लोगों ने सड़कों के लिए, ग्राम सड़क के लिए, सिंचाई के लिए हम लोगों ने बहुत पैसे लागू किए हैं। ऐसे हमारे 15 ऐसे रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं जो कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर हो वो उसको देखेगा और कहेगा कि हाँ ये क्रांतिकारी हैं, ये गेम चेंजिंग है। अभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा था, मैंने वहां भी बताया कितना वो क्रांतिकारी है। तो वो कोई भी मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर देखकर कहेगा कि ये हकीकत में है क्रांतिकारी, गेम चेंजिंग है। तो ये पहला मुद्दा हुआ उनका। दूसरा मुद्दा ये था उनका कि सिर्फ जो उनकी योजनाएं हैं उन्हीं को हम आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, मुद्रा उनकी योजना नहीं थी। अगर उन्होंने ग्राम सड़क योजना आगे उन्होंने ले गई तो वो ग्राम सड़क योजना एनडीए सरकार ने पहले एनडीए 1 ने लाई थी और उसको वही आगे बढ़ा रहे थे। तो हम लोग जो अच्छी जो योजनाएं हैं जो एनडीए की समय से आ रही हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आधार की बात भी एनडीए सरकार में पहली बार हुई थी, नेशनल स्मार्ट कार्ड की बात हुई थी एनडीए अटल जी की सरकार में, वो उन लोगों ने आगे बढ़ाया, फिर हम लोगों ने उसको और आगे बढ़ाया। और साथ साथ जो योजनाएं जिनकी जिक्र वो कर रहे हैं, देखिए अगर उनकी इतनी अच्छी योजनाएं थी, अगर आधार उनकी इतनी अच्छी योजना थी, अगर जनधन उनकी इतनी अच्छी योजना थी, तो जो एग्जीक्यूशन की बात वो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन तो हम लोगों ने करके दिखाया। तो ठीक है, इसमें सर आपने बात न करें, एग्जीक्यूशन आप उठा रहे हैं जी, तो एग्जीक्यूशन वाले पर मैं सिंघवी साहब से बिल्कुल आपका सवाल कैसे किया जाता है, आपका सवाल वाजिब है और सिंघवी साहब के सामने ये सवाल रखा जाए। मैं ये बात ये कहूंगा कि सिंघवी साहब तो बहुत जाने माने वकील हैं, मैं वकील नहीं हूं, मैं ये शब्दों का जो जाल है मैं नहीं बिछा सकता हूं। मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूं, एक इन्वेस्टर हूं और मैं सिर्फ करना जानता हूं और कर रहा हूं। जी बिल्कुल। जयंत जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने मुद्रा का जिक्र किया, आज हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि देखिए मुद्रा में आपने तो रीफाइनेंस के लिए 2000 करोड़ दिए थे, इस बार कितना है डिटेल में देख लेंगे। ये तो रिक्लासिफिकेशन है, ये दिए गए लोन को एक जगह जोड़ करके आप बता रहे हैं, ये कोई 1 लाख करोड़ आपने नया नहीं दिया है, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग 1 लाख करोड़ और 1,20,000 करोड़ जो इस साल हम लोग देना चाहेंगे, अगर हम लोग को इतनी रकम देनी है 1,80,000 करोड़ उन्हीं चैनल्स के द्वारा, उन्हीं 1,20,000 करोड़ इस साल होगा वित्तीय वर्ष में। 1 लाख हमने कर लिया है, 1,20,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने कहा है कि 1,80,000 हम लोग करेंगे। आप कह रहे हैं ये फ्रेश लोन है? ये अगर हम लोग को करना है, अगर इतनी बड़ी पूंजी करनी है तो जो एस्टैब्लिश चैनल्स हैं, जो
जो एस्टैब्लिश संस्थाएं हैं उन्हीं के माध्यम से करेंगे। नहीं तो ये जैसे यूपीए सरकार ने लोन मेला बनाया, फार्म वेवर किया, वो तो हम नहीं करने को तैयार है ना, क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है, आप डिपॉजिटर का पैसा है, वो हम इस तरीके से उसको वेयर थोड़ा ना करेंगे। सिंघवी साहब, तो जो एस्टैब्लिश चैनल्स हैं, जो अच्छी संस्थाएं हैं, उन्हीं के द्वारा हम कर रहे हैं। ये डबल काउंटिंग नहीं है, ये सही लोन्स जा रहे हैं। इस पे हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से, इस पे बारीकी से हम लोगों ने इस पे नजर रखी हुई है। नहीं, और ये नए लोगों को जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि ये डबल काउंटिंग नहीं है। सिंघवी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल के साथ देखिए, मोदी जी के रिजॉल्व और मोटिवेशन का ये हाल है कि एग्जीक्यूशन तो ये करा लेंगे, जनधन के खाते जितने खुले, आधार करीब करीब 100 करोड़ लोगों का एनरोलमेंट हो गया, और अब सिंचाई जैसी योजनाएं रूरल डिमांड पिकअप करे, ये इनके लिए बहुत जरूरी है और इस पर बड़ा जोर लगाने वाले हैं। आप एग्जीक्यूशन पे क्यों शक कर रहे हैं इनके? देखिए, कई मुद्दे हैं, मैं जरा एक एक करके संक्षेप में बताऊं आपको। जहां तक बिग पिक्चर की सवाल है, जो अभी सूची दी गई, मैं समझता हूं वो प्रमाणित करती है कि बिग पिक्चर नहीं है। ये कहना कि हमने आगे किया स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की स्कीम्स हमारी जो बनाई हुई हैं उनको थोड़ा बढ़ाया उन्होंने, व्यापक किया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि डबल कर देंगे इनकम कृषक की, कोई तौर तरीका नहीं बताया। ये बिग पिक्चर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सिंघवी साहब, क्योंकि हम लोग सिंचाई की बात कर रहे हैं। अगर आप एक नहीं 3 फसल उगाइएगा तो आपका इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, एक मिनट मैं खत्म करूंगा, बताऊं। बिग पिक्चर से मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं की है जिसको तीसरे जनरेशन का रिफॉर्म कहा जा सके। एक नई नीति जो बिल्कुल स्ट्रक्चरल रूप से बदलेगी। डिसइन्वेस्टमेंट में आपने क्या नया बताया है? आपने एक्सपोर्ट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आपने कई ऐसी नीतियां जिसको आप, जैसे लेबर लीजिए, लेबर लॉ रिफॉर्म, कानूनी रिफॉर्म तो अलग होता है, लेकिन उस पर एक नीति बदलाव कोई बजट में जिक्र नहीं है। तो ये होते हैं गेम चेंजर, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए वो सूची उन चीजों की जो वायदे किए थे आपने सिर्फ 2 वर्षों में, अपने पूर्व 2 बजटों में, और जो आपने नहीं किए, तो मेरे पास एक सूची है पूरी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं भविष्य के वायदों के लिए? आपने उदाहरण के तौर पे कहा था कि हम वास्ट पोस्टल नेटवर्क वी इंटेंड टू यूटिलाइज एंड हैव फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स राइट अक्रॉस द वास्ट पोस्टल नेटवर्क। ये आपके पहले बजट में कहा था। पोर्ट्स में हम ये करेंगे। ये सब उन चीजों की पेंडिंग लिस्ट है जो एक भी नहीं हुई। बैंक्रप्सी कोड, इंडियन फाइनेंशियल कोड, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैं इसकी डिटेल नहीं जा रहा, समय कम है, लेकिन मेरे पास 3 पन्ने की सूची है और मैं भी आपको बड़े खुशी से वो सूची भेज सकता हूं। तीसरी बात बिल्कुल भेजिए। आपने पूरी तरीके से जवाब दीजिए। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे एक सेकंड पब्लिक सेक्टर, क्योंकि आपने तो सिंघवी साहब बजट तक नहीं पढ़ा, क्योंकि बजट में ही मॉनेटरी पॉलिसी की जिक्र है, बजट में बैंक्रप्सी कोड की जिक्र है, बता रहे हैं हम लोगों ने क्या नहीं, तो बिल्कुल देखिए, लेट मी रीफ्रेज। ये पुराने बजटों में है आपके। हाँ सर, एक मिनट। पुराने बजटों में वायदे हैं जो कि पेंडिंग है। ये हम लोग फाइनेंस बिल में आप देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नहीं, ऐसा है, इस फाइनेंस बिल में देख लीजिए। कार्यान्वित नहीं किया है, मैं कार्यान्वित की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कार्यान्वित की बात कर रहा हूँ। ये आपके 2 वर्ष और 1 वर्ष पुराने वाले वायदे हैं। अब आप करेंगे वो अच्छी बात है। ये आपने अभी 2 वर्ष में कार्यान्वित नहीं किए हैं। अभी मैं आपको कहूं बैंक के बारे में, आपने अच्छा किया शुरुआत बैंक कैपिटलाइजेशन के बारे में, पीएसयू बैंक्स के बारे में। पिछले 3-4 महीने से हम हर दिन सुन रहे हैं कि आप कैपिटलाइज करेंगे, रिकैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जो राशि दी है आपने, क्या उससे शुरुआत हमने कैलकुलेट किया कि उस राशि से 16 साल लगेंगे आपको करने के लिए? अब 16 साल की सरकार का तो आपको मैं समझता हूं इतनी भावना नहीं होनी चाहिए कि 16 साल तक आप सरकार चलाएंगे। ये 25,000 करोड़ का है। देखिए, आप लॉयर होंगे पर मैं इन्वेस्टर हूं। आपका जो 16 साल का आंकड़ा मैं आपको अभी बता दूं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सिंघवी साहब देखिए, मैंने खुद इस पे की है, और आरबीआई के साथ आरबीआई के गवर्नर आप ही ने अपॉइंट किया है, और जो हम लोगों ने पैसे रिकैपिटलाइजेशन के लिए तैयार किए हैं उनके सहयोग के साथ, उनके साथ कंसल्टेशन में किए हैं। तो आप चाहे कुछ भी जुमला चला दें, इसका मतलब नहीं कि वो हकीकत है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, शब्दों की जाल में आप चलते चले जाइएगा, आंकड़ों के आधार पे, तर्क तत्वों के आधार पे मौका नहीं तो अरे आंकड़े दे रहे हैं 16 साल का। अगर आप इस प्रकार का आंकड़े आप पेश करिएगा, 4 लाख करोड़ है पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल गलत है। आप आरबीआई गवर्नर पे विश्वास करते हैं कि नहीं विश्वास करते हैं?
आप कुछ भी आप चला दीजिए। अच्छा, आइए एक काम करते हैं, जुमला चला रहे हैं सिन्हा साहब, सिंघवी साहब एक मिनट। भाई जब आप एकदम गलत बात करेंगे नहीं एकदम सिन्हा साहब, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं जिम्मेवार, मैं सरकार का एक सदस्य हूं, आप जवाब दीजिएगा कि आप 16 साल का ये जो जुमला चला रहे हैं, इससे आप लोगों को शंका जो बना रहे हैं, ये एकदम गैर जिम्मेवारी की बात है। ये अच्छा एक मिनट सिन्हा साहब, ये फाइनेंशियल सिस्टम की बात है। आप इस प्रकार से गलत बात जो कह रहे हैं, जिससे आरबीआई गवर्नर भी आपको कहेंगे बिल्कुल गलत है, ये तो एकदम मैं कहूंगा। इसको देखिए, दिक्कत क्या है कि ये टेप होता है तो पार्लियामेंट की तरफ से मैं कार्यवाही से एक्सपंज करने का भी विचार नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगले सवाल पर आते हैं, और वो सवाल सिन्हा साहब आपसे है कि हम समझते थे कि एकदम कंप्लीट एडिक्वेट क्रेडिबल गेम प्लान सामने आ जाएगा बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का। अब लोग आज हमसे ये कह रहे थे कि 25,000 करोड़ से हमको वो आशा नहीं बंधती, अगर 40,000 करोड़ कर देते तो लगता कि बड़ा पक्का प्लान है और बड़ी रिजोल्यूट है सरकार। इसमें दो अब एक मिनट, ये करने के बाद सिन्हा साहब, ये करने के बाद अब आपने फुटबॉल फिर राजन साहब के पाले में डाल दी है कि अब आप ब्याज कट करिए, हमने अपना काम कर दिया। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं पुगालिया साहब, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपको एकदम स्पष्टता से समझाता हूं क्या बात है। आप जरा गौर से सुनिए, और सिंघवी साहब भी जरा गौर से सुनिए, आपके दर्शकों भी जरा गौर से सुने। जो लोग नंबर उठाकर 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ की बात करते हैं, वो सब हकीकत जानते हैं, सिस्टम वाइड एनपीएस जानते हैं, सिस्टम वाइड कैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट जानते हैं कि आरबीआई जानती है और सरकार जानती है। हम लोगों ने पूरी तरीके से इस मामले का अध्ययन किया है। 1.5 साल से हम लोग इस काम पे लगे हुए हैं। आरबीआई के साथ बड़े भागीदारी से हम लोगों ने एनपीए का रिकग्निशन और क्लासिफिकेशन करवाया है, जिसमें कि ये जो हकीकत है, जो यूपीए सरकार की विरासत है, ये सही तरीके से बाहर निकले और इस पे हम लोग एक काबू बनाकर इसको कंट्रोल करके इसको सही करें। उस एनालिसिस के आधार पे आरबीआई के भागीदारी में हम लोगों ने तय किया है कि 25,000 करोड़ फ्रंट लोडेड डाउन पेमेंट की अभी जरूरत है। फिर क्या होगा कि हम लोगों ने कहा बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो हम लोग तैयार करेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो कंसोलिडेशन देखेगा कि स्ट्रांग बैंक्स और वीक बैंक्स किस तरीके से मर्ज किए जा सकते हैं, कंसोलिडेट हो सकते हैं। जब ये हो जाएगा तब हम लोग फिर से देखेंगे कितना रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है, और तब हम लोग तय करेंगे कि और कितना देना है। आज के समय इस पे हिसाब करना, कोई इररिस्पॉन्सिबल नंबर दे देना, वो हम लोग जिम्मेवार सरकार होने के नाते हम लोग करने को इस समय अभी तैयार नहीं है। तीसरी बात इसमें मैं ये भी जोड़ दूंगा, कि आप देखिए आगे इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या होता है, कितना हम लोग चाहे शेयर मार्केट से या कैपिटल प्रोडक्टिविटी से और जो एसएलआर और सीएलआर की जो और पॉलिसीज है उसके द्वारा कितना हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को ठीक कर सकते हैं। ये सब बातें हैं, ये डायनामिक चीजें हैं। जो लोग 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं उनको सब फैक्ट सिस्टम में नहीं मालूम। ठीक, सिंघवी साहब आपसे मेरा सवाल है, आपने जो कहा कि एक सेकंड सिंघवी साहब एक सवाल पूछूं, फिर आप अपना बात भी इसी में रख दीजिएगा। देखिए इस बजट में एक बात है, परिस्थितियों ने फोर्स किया, आरबीआई ने कहा कि एनपीए जो भी है उसको छुपाया हुआ बाहर लेकर के आओ। एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि सरकार मुकम्मल ढंग से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। हम बार बार कहते थे कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा बॉटलनेक जो है वो है पीएसयू बैंकों का स्ट्रेस। उसको दूर करने में आम तौर पर इसने अच्छा काम किया है सरकार ने, और हमको ये मानना चाहिए कि ये लोग सही रास्ते पर हैं। संजय जी, मुझे वैसे आपको एक बार फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं आज के समय क्रेडिट ग्रोथ जिसको कहते हैं या क्रेडिट अवेलेबिलिटी जिसको कहते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखिए, उनका क्रेडिट ग्रोथ 20% है। हमारे जो बेटर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका क्रेडिट ग्रोथ 12% है। आज के समय ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर वो बैंकेबल प्रोजेक्ट। बिल्कुल आपने ये भी गलतफहमी है कि उसमें क्रेडिट नहीं अवेलेबल है। क्रेडिट बिल्कुल अवेलेबल है। आप जो नंबर दे रहे हैं शायद उसमें कॉर्पोरेट और कंज्यूमर मिला करके आप दे रहे हैं क्रेडिट ऑफ टेक 12% का। सिन्हा साहब देखिए, आज के समय क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स अभी आज के समय नहीं तैयार है। जी बिल्कुल। सिंघवी साहब, मुझे बड़ा अभी रोचक लगा देख के कि बार बार ये कहना कि शब्दों के जाल, और सबसे बड़ा शब्दों का जाल, सबसे लंबा शब्दों का जाल, बिना किसी सीधे उत्तर और सीधे आंकड़े के अभी माननीय मंत्री महोदय ने किया है। अभी 2 मिनट पहले इन्होंने ये नहीं बताया आपको, सिवाय ये बोलने के कि हम ज्यादा जानते हैं और आरबीआई भागीदार है और हम ये करेंगे और बाद में ऐसा करेंगे। ये नहीं कहा कि प्रकाशित फिगर है 4 लाख करोड़ का,
जो चाहिए रिकैपिटलाइजेशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2 दिया है 25,000 करोड़। गलत बात है। प्रकाशित अब किसी भी आंकड़े से एक मिनट खत्म, आप काफी बोल लिए, 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ किसने प्रकाशित बोला? किया? मेरे को बोलने दीजिए। आप अपना सोर्स भी तो बताइए, आप सोर्स तो बताइए। एक मिनट, ऐसा है, आपने 25,000 करोड़ दिया के लिए 4 लाख करोड़ टोटल एनपीए अंडरस्टैंडिंग है, रिकैपिटलाइजेशन के लिए इतना पैसा नहीं। रिकैपिटलाइजेशन के फर्स्ट फेज में शायद नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जेन्युइन एनपीएस को देखेंगे तो आपको उतना चाहिए होगा। लेकिन वो फर्स्ट फेज में नहीं चाहिए, ये बात सही है। लेकिन फर्स्ट फेज में 25,000 करोड़ नहीं चाहिए का मतलब नहीं है 4 लाख करोड़ कैपिटलाइजेशन के लिए। ऐसा करते हैं सर, आप लाइए, ठीक है, क्योंकि आई विल पुट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस एंड बैलेंस शीट असेसमेंट्स अगेंस्ट योर्स एंड वी विल सी हू अंडरस्टैंड्स। 25,000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है सर, ये बात हो रही है अभी। न 1.8 लाख की हो रही है, न 4 लाख की हो रही है। समय की कमी को देखते हुए 25,000 करोड़ है और आप कह रहे हैं कि इसको मैनेज करेंगे आप, कभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, आपको फिर उसके बाद जो बोलना है बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए सिंघवी साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड है आपके लिए। वो ये कि आप लोगों ने सूट बूट की सरकार का मसला उठा करके एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज का बजट गांव गरीब किसान भारत के लिए बना करके मोदी जी की सरकार गरीबों की का मसीहा बनने वाले अंदाज में आ गई है। बॉटम ऑफ पिरामिड को भरपूर पैसे देने का और डिमांड पिकअप कराने का एक कार्यक्रम बना करके लेके आई है। आपको इससे सहमत होना चाहिए। देखिए, पहली बात, ये इनकी सही चाल चरित्र चेहरा नहीं है, ये बनावटी चेहरा है। दूसरी बात, अगर आप खुद कह रहे हैं कि आए हैं इसमें, इसका मतलब है कि कृत्रिम आडंबर रूप से आए हैं, क्योंकि पहले 2 साल में ये देख लिया इन्होंने कि पूरा देश मानता है इनको सूट बूट की सरकार। नंबर 3, इनका तौर तरीका है कि अपना मार्ग बदल के वही चीज करें और साथ साथ करने का प्रयत्न भी करें, लेकिन उसके लिए हमें श्रेय भी न दें। बिल्कुल, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मनरेगा और आधार में ऐसे उत्तर आ रहे हैं कि ये तो वाजपेयी जी का था। भाई, आधार तो विश्वसनीय वाजपेयी जी के वक्त कार्यान्वित हुआ। एनीवे, ये थोड़ा इतिहास में पार्लियामेंट्री डिबेट में आपने निंदा की। सर माफ करिएगा, डिबेट आप दोनों के साथ बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा कम होता है कि 2 बड़े नेताओं को लेकर के हमको डिबेट करने का मौका मिले। 30 सेकंड का जवाब चाहिए सिन्हा साहब आपसे कि पहली हेडलाइन आपको आज चाहिए थी प्रो पुअर की, और दूसरी हेडलाइन चाहिए थी आपको, दूसरी हेडलाइन चाहिए थी कि ये सरकार पैसे वालों के साथ नहीं है, मिडिल क्लास के साथ नहीं है, डिविडेंड पर निजी तौर पर भी 10 लाख के ऊपर की इनकम पर भी टैक्स लगाएगी, पर्सनल ये प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स लगाएगी। तो प्रो पुअर और थोड़ा सा एंटी रिच हेडलाइन चाहिए थी, आपने आज अचीव कर लिया सिन्हा साहब। मैं सिंघवी साहब को बताऊंगा कि अगर वो हमें एक सूट बूट की सरकार कह रहे हैं तो उन्हें जाकर YouTube पे मई 20, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में था, उस भाषण को सुनना चाहिए। उस भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने चाय बेचा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जो एक गरीब परिवार से आए हैं जी, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। ये 2004 में उन्होंने कहा था। और अगर एक चाय वाले को आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सूट बूट की सरकार चला रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग सिंघवी साहब को ये भी जानना चाहिए कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं हजारीबाग से चुना हुआ सांसद हूं। आप झारखंड आए, मेरी दुनिया को देखें, मेरी दुनिया को समझें, गरीबों को समझें, गरीबों के हालात समझें और जानें कि जो हमारे जैसे व्यक्ति उनके बीच रहते हैं, उनकी समस्या समझते हैं। हमारी कोशिश यही होगी और ये हमारा एक राष्ट्र धर्म है। अच्छा आइडिया है, कुछ भी कर सके इस देश में तो हम गरीबी खत्म। सिन्हा साहब और सिंघवी साहब एग्री करें और मुझे रेफरी की तरह से ले चलें तो हजारीबाग का एक दौरा तो बनता है। लेकिन जाते जाते सिर्फ हम यही कहेंगे कि मोदी जी की ये सरकार, जिसको हम सोचते थे कि बिल्कुल फ्री लिबरल मार्केट इकोनॉमी की सरकार होगी, वो इतनी ही बड़ी समाजवादी सरकार होगी, ये बहुत लोगों को नहीं लगता था, जो अब बिल्कुल साफ हो गया इस बजट से कि जहां तक गरीबों का सवाल। अगर आप हिंदुस्तान की हकीकत समझे, संजय जी, अगर आप हिंदुस्तान की हकीकत और हिंदुस्तान की जरूरतें समझे, बिल्कुल ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार प्रो पुअर भी होगी और क्योंकि हम प्रो पुअर हैं, हमें प्रो मार्केट भी,
प्रो इंडिया भी होना है। और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आप नहीं देखते। फॉर्मल अर्बन इकोनॉमी है और एक इनफॉर्मल प्रो पुअर और प्रो फ्री मार्केट दोनों साथ चल सके। सर मेरा वक्त खत्म हुआ, हालांकि इस चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा था। ये आयरनी है कि इनको 2.5 साल लगे ये समझने को, ये भी होना चाहिए। नहीं, आपने यूट्यूब ये आप लोग जुमला और आरोप चलाते। आप लोगों ने तो मई 20, 2014 का भाषण आपको बिल्कुल याद नहीं है। मैं इसको रोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन अब मुझे ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। एक बार फिर से आप दोनों का धन्यवाद।